हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का मेरी वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एमसीक्यू सेशन को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस क्लासेस पर बेस्ड है। ऑलरेडी हमने कई सारे एमसीक्यू सेशन कवर कर लिए जिनको आप सभी लोग देख रहे हैं और अपने स्टडीज़ को अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग को इस बार मैं जो एनएमडीसी की तैयारी करवा रहा हूँ उसमें मैं टॉपिक वाइज भी क्लास ले रहा हूँ और एमसीक्यू दोनों ले रहा हूँ। और कोशिश मेरी रहेगी कि आपके एनएमडीसी एग्ज़ाम से पहले सारा कोर्स वेल्डिंग का जितना भी कोर्स है विद एमसीक्यू मैं आपको कवर करवा दूं, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए कोई भी दिक्कत ना आए और आप सभी लोग वहां पर अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल ब्लेड हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड हार्डेंड, केवल सुराखों को छोड़कर बाकी पूरा हार्ड, ऑल हार्ड ब्लेड, ओनली टीथ, नन ऑफ देम। यानी ये कह रहा है जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होती हैं वो उनका कौन सा पोर्शन हार्ड होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया है कि केवल सिराखों को छोड़ के बाकी पूरा हार्ड कर दिया जाता है, या पूरी ब्लेड को हार्ड कर दिया जाता है, उनके टीथ को हार्ड कर दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 के सुराखों को छोड़कर बाकी पूरा हार्ड कर दिया जाता है। वो जो होल्स होते हैं जिनसे सेंटर से हम हेक्सा ब्लेड की लेंथ को लेते हैं और तथा उन्हें हेक्सा में फिट करने के लिए जो जहाँ पे हम लोग विंग नट में हम उसे फंसाते हैं, उन होल्स को छोड़ के बाकी पूरी ब्लेड को हार्ड कर दिया जाता है। किस ब्लेड को? फ्लेक्सिबल ब्लेड को। चलिए नेक्स्ट, जिस हेक्सा में अलग अलग साइज के हेक्सा ब्लेड बंधे जा सकते हैं उसे कहते हैं, इन विच हेक्सा फ्रेम वी कैन सेट डिफरेंट साइज ऑफ हेक्सा ब्लेड्स। आपके ऑप्शन है सॉलिड फ्रेम, एडजस्टेबल फ्रेम, ट्यूबुलर फ्रेम, उपरोक्त सभी। तो इसका सिंपल सा जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एडजस्टेबल फ्रेम हेक्सा। ठीक है, ऐसे हेक्सा जिनमें हम जिस एडजस्ट करके डिफरेंट साइज की ब्लेड्स को लगाकर अपनी हेक्साइंग प्रोसेस को कर सकते हैं, ऐसे फ्रेम को हम एडजस्टेबल फ्रेम कहते हैं और ऐसे हेक्सा को हम एडजस्टेबल फ्रेम हेक्सा भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, बेंच वाइज की ऊंचाई रखी जाती है, बेंच वाइज हाइट शुड बी, कोई भी कारीगर की कोहनी की ऊंचाई तक, लगभग 50 डिग्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जो हमारा ट्रेनी रहेगा या हमारा वर्कमैन रहेगा उसकी एल्बो हाइट तक की ऊंचाई पर हम बेंच वाइज को रखते हैं, जो कि सबसे सुटेबल होती है और इस ऊंचाई में कार्य करना सबसे आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेजिंग जॉइंट कितने तापमान पे खुल जाता है? ब्रेजिंग जॉइंट कैन बी ओपन एट विच टेम्परेचर? 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 425 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 950 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है कि जब ब्रेजिंग करने के बाद अगर हम उस ब्रेजिंग जॉइंट को कितना टेम्परेचर दे दें कि वह फिर से खुल जाएगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्या सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 950 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम ब्रेज्ड जॉइंट यानी ब्रेजिंग किए हुए जॉइंट को 950 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे दें तो वह फिर से खुल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही पतली शीट को काटने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? विच टूल इज यूज टू कट थिन शीट? छेनी, हैक्सॉ, स्निप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्निप। हम लोग बहुत पतली शीट्स को काटने के लिए स्निप का प्रयोग करते हैं, जो कि एक कटिंग टूल है। नेक्स्ट, सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? विच मेटल इज यूज टू इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शोल्डर? आपके ऑप्शन है एंटीमनी, विस्मथ, लेड, टिन। तो इसका सही जवाब है एंटीमनी। शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए उसमें एंटीमनी मिलाया जाता है, जिससे उसका गलनांक बढ़ जाता है और हम उस रेंज के मेटल्स की सोल्डरिंग आसानी से कर सकते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्पेल्टर किन धातुओं का मिश्रण है? स्पेल्टर इज अलॉय ऑफ तांबा टिन, तांबा जिंक, लेड व टिन, तांबा व लेड। तो इसका सही जवाब है कॉपर जिंक। स्पेल्टर हमारा कॉपर और जिंक का अलॉय है। चलिए नेक्स्ट,
जिस शोल्डर का तापमान 96 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसे कहते हैं शोल्डर हुज मेल्टिंग पॉइंट इज 96 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड प्लम्बर शोल्डर, टिन मेल्ट शोल्डर, प्यूटर शोल्डर या इलेक्ट्रिक शोल्डर। तो इसका सही जवाब है प्यूटर शोल्डर, ऑप्शन नंबर 3। इसका दूसरा नाम है लेड फ्री शोल्डर। इसका दूसरा नाम क्या है? लेड फ्री शोल्डर। तो इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि इस शोल्डर में लेड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा शोल्डर होता है वो टिन और लेड का एलॉय होता है, लेकिन ऐसे शोल्डर जिसमें लेड नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूटर शोल्डर। तो लेड की जगह पे क्या होता है हमारा? उसकी जगह पे कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो शोल्डर होते हैं इनकी फ्लूबिलिटी यानी मेल्ट होकर इनको अच्छे से जॉइंट बनाने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो प्यूटर शोल्डर बोलते हैं जिनका टेम्परेचर 96 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऐसे शोल्डर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु की ब्रेजिंग नहीं की जा सकती? आपके ऑप्शन है पीतल, माइल्ड स्टील, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ब्रेजिंग नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट, शोल्डर का गलनांक कम करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? अभी हमने पढ़ा है कि शोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए कौन सा धातु मिलाया जाता है, तो वहाँ पे क्या था हमारा? एंटीमनी। विच मेटल इज एडेड टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ शोल्डर? आपके ऑप्शन है टिन, लेड, विस्मत एंड सिल्वर। तो इसका सही जवाब है विस्मत, ठीक है। हम लोग शोल्डर का गलनांक कम करने के लिए उसमें विस्मत मिला देते हैं जिससे उसका गलनांक कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, वैद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेजर्ड विद एमीटर, मेगर, गैल्वेनोमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मेगर। मेगर हमारा एक टूल होता है जिसकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रिक लीड में का रेजिस्टेंस कितना है वो मेज़र कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रेशर वेल्डिंग में ताप का स्रोत होता है। सोर्स ऑफ हीट इन प्रेशर वेल्डिंग, वैद्युत प्रतिरोध, गैस फ्लेम, स्मिथ फोर्ज, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ये सभी पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं प्रेशर वेल्डिंग में। प्रतिरोध आपने देखा होगा, जैसे आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जैसे स्पॉट वेल्डिंग आती है तो वहाँ पे प्रतिरोध। गैस फ्लेम से हम लोग मेटल्स को गर्म करते हैं प्लास्टिक स्टेज तक, फिर उसकी हैमरिंग करके उसको जोड़ देते हैं। और स्मिथ फोर्जिंग हम किसी फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं मेटल को मेल्ट करने के लिए और उसके बाद उसको प्रेशर के द्वारा जोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुचालक है? विच वन इज कंडक्टर? रबर, माइका, वर्निश, तांबा। तो आप कंडक्टर क्या होता है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। ऐसे मेटल्स या ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से अपने में बहने देते हैं उसको हम लोग उस विद्युत धारा का कंडक्टर या सुचालक कहते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो सुचालक है? तो तांबा है। इसका सही जवाब क्या है? तांबा या कॉपर। तो आप देखे होंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक लीड वायर होते हैं वो ज़्यादातर तांबे या एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुचालक हैं और करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुचालक नहीं है? विच वन इज नॉट कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर इसमें से क्या है? तो ढलवा लोहा, लेड, बेकेलाइट, चांदी। तो इसका सही जवाब है बेकेलाइट। आप जो हमारा गॉगल होता है वो बेकेलाइट का बना होगा। प्रीवियस क्लास में एमसीक्यू में हमने कवर किया है कि जो हमारा गॉगल होता है वो किसका बना होता है? बेकेलाइट का बना होता है। तो बेकेलाइट भी जो होती है वो इलेक्ट्रिक की क्या होती है? कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है। चलिए नेक्स्ट, ओम के सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इक्वल टू वी आई, आर इक्वल टू आई वी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आर इक्वल टू वी आई। ओम्स लॉ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किसी बंद परिपथ में जब धारा बहती है तो उसमें जो वोल्टेज होता है उनमें एक संबंध होता है, ठीक है। संबंध कैसा होता है? वो दोनों क्या होता है? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है। यानी v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और इसी में जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं आर इक्वल टू आई। आर ही हमारा क्या होता है? ओम कांस्टेंट होता है और ये ओम्स लॉ को परिभाषित करता है। यहाँ से अगर हम
आर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा V अपॉन आई। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, निश्चित लंबाई की तार का व्यास बढ़ाने से प्रतिरोध इंक्रीजिंग द डाया ऑफ कांस्टेंट लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस विल बी घटेगा, बढ़ेगा, बराबर रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है कि जो डाया होता है किसी भी वायर का वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया को हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करने की बात करी गई, बढ़ाने की बात की गई है। तो जब तार का व्यास बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखिएगा, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप करेक्ट लगा लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस एमसीक्यू सेशन का, जो करंट की दिशा बदलने की मात्रा प्रदर्शित करती है उसे कहते हैं रेट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नोन एज रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, ओम्स लॉ, नन ऑफ देम। तो इसका सही जवाब है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति होती है जो हमें दिशा बताती है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी डायरेक्शन, चेंज रेट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ज्ञान कौन देता है, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हमें पता चलता है। हमने सेकंड जो क्लास की थी टॉपिक में उसमें था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मैंने ये सारे टर्म आपको समझाए थे। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं और अपने उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इस सेशन का क्वेश्चन है, आमतौर पर पावर और लाइटिंग के लिए कितने साइकिल प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसी प्रयोग की जाती है। जनरली हाउ मच फ्रीक्वेंसी यूज फॉर पावर एंड लाइटिंग। तो इसका सही जवाब है 50, ठीक है। 50 हर्ट्ज़ की हमारी फ्रीक्वेंसी यूज होती है जनरली, जो हमारे घरों में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में 50 साइकिल की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। चलिए नेक्स्ट, यह वैद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है कहलाती है विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, प्रत्यक्ष धारा, अप्रत्यक्ष धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। तो इसका सही जवाब है दिष्ट धारा, यानी डायरेक्ट करंट जो होती है वह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसीलिए डायरेक्ट करंट जो होती है वो हमारी बहुत खतरनाक होती है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जब अपना वो साइकिल करती है तो एक समय वो शून्य हो जाती है और फिर वो बढ़ती है, ठीक है। इस तरह से आपको, ठीक है। तो इन पोजीशंस पे क्या होती है, वो शून्य हो जाती है, इसलिए थोड़ा उससे खतरा कम होता है। पर डायरेक्ट करंट क्या होती है, हमारी स्ट्रेट चलती है, इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो वह कौन सी धारा जो एक ही दिशा में चलती है, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। चलिए नेक्स्ट, वैद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है ओम, एम्पियर, वॉट, जूल। तो इसका सही जवाब है ओम। वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और इसमें क्या है, ओम्स ने ये लॉ दिया था, इसीलिए इसका मात्रक ओम रखा गया। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर किसमें मापी जाती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर्ड इन मीटर पर मिनट, वोल्टेज, एम्पियर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका सही जवाब है एम्पियर, धारा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होती है, हमारी धारा होती है, और धारा यानी करंट, करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी वही मात्रक होगा जो कि धारा का मात्रक होगा। चलिए नेक्स्ट, वैद्युत किस प्रकार की शक्ति है। इलेक्ट्रिसिटी इज विच टाइप ऑफ एनर्जी, अदृश्य, दृश्य एनर्जी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है इनविजिबल एनर्जी। जो हमारी धारा होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, बट हमारे कार्य करने के लिए यूज़ होती है, चाहे वो इंडस्ट्री में मशीन चलाने के लिए हो या घरों में लाइट, फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर मोटर चलाने के लिए हो, तो उसके लिए हमें इस वैद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है, बट वो हमें दिखाई नहीं देती है। चलिए नेक्स्ट, आर्क वेल्डिंग का तापमान होता है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ आर्क वेल्डिंग। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड।
अभी हमने उस दिन पढ़ा था एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का सूत्र, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चेंजिंग हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। H = I² RT, H = IRT, H = I/RT, H = RT/I। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, H = I² RT इसका सही जवाब होता है। ये फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए। एक CHU में कितने कैलोरी होता है, हाउ मच कैलोरीज इन 1 CHU। ठीक है, CHU का फुल फॉर्म पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ठीक है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें पूछा गया है कि एक CHU में कितने कैलोरी होता है, तो आपके ऑप्शन है 453.6 कैलोरी, 252 कैलोरी, 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 453.6 कैलोरी होती है एक CHU यानी सेंटीग्रेड हीट यूनिट में। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके NMDC एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा कोर्स वेल्डिंग का हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हमारे साथ बस धीरे धीरे चलते रहिए। जैसे ही एग्ज़ाम डेट वगैरह आ जाएगी हम अपने इस रफ्तार को और तेज़ करेंगे और बेहतरीन तरीके के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। और आपकी वेल्डिंग ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, उन सभी में आप 100% परफॉर्म करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।